हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए पथरी, ऑप्शन बी गठिया, ऑप्शन सी शुगर और ऑप्शन डी कब्ज। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। संसद में पीएम मोदी का भाषण, गांधी परिवार का नाम लिए बिना बोले, क्या एक समय में किसी SC ST परिवार के 3 सांसद हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे हैं। बता दें कि उन्होंने गांधी परिवार का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। कोई बताए इस देश में कभी किसी SC या ST परिवार के 3 सांसद एक साथ हुए हैं? कोई बताए कि इस देश में कभी किसी SC या ST परिवार के 3 सांसद एक समय में हुए हैं? गांधी परिवार से इस समय 3 सांसद हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लोकसभा में हैं और सोनिया गांधी राज्यसभा से सांसद हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन कराने वालों को गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। राहुल गांधी ने कहा था कि राष्ट्रपति का भाषण बोरिंग था। इलेक्शन कमीशन बोला, चुनाव से पहले हम पर दबाव बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था, आयोग गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा है, भाजपा को सपोर्ट कर रहा। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के बार बार दबाव बनाने और आरोपों पर अपनी बात रखी। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके कहा कि 3 सदस्यीय आयोग ने महसूस किया कि दिल्ली चुनाव में आयोग को बदनाम करने के लिए बार बार जानबूझकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आयोग ने कहा कि रणनीति इस प्रकार है कि मानो इलेक्शन कमीशन एकल सदस्यीय निकाय है। आयोग ने संवैधानिक तरीके से आरोपों का बुद्धिमत्ता के साथ धैर्यपूर्वक सामना किया है और इससे प्रभावित नहीं हुआ है। हालांकि अपने इस बयान में आयोग ने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया। आयोग ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव साफ सुथरे होंगे और इसके लिए 1.5 लाख कर्मी तैनात किए गए हैं। यूपी में रोजगार के लिए खजाना खोलेगी योगी सरकार, 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट लाने की तैयारी। अखिलेश सरकार के बजट से है दोगुना। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र फरवरी के तीसरे सप्ताह में होगा और इस सत्र में योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8 लाख करोड़ का बजट पेश करेगी। इसमें रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा और वित्त विभाग ने बजट को अंतिम रूप देने की तैयारी कर ली है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 में 7,36,437.71 करोड़ का बजट पेश किया था और इसके बाद सरकार ने जुलाई के मानसून सत्र में 12,209.93 करोड़ रुपए और दिसंबर में 17,865.72 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब बजट का कुल आकार बढ़कर 7,66,519.36 करोड़ का हो गया और आगामी वित्तीय वर्ष का बजट 8 लाख करोड़ से अधिक लाने की योजना है। 5 फरवरी को मिलेगी स्कूटी, 15 फरवरी से पहले लैपटॉप, 97,000 से ज्यादा छात्रों को मिलेगा फायदा। पिछले 1 साल से कर रहे थे इंतजार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के टॉपर्स को स्कूटी और लैपटॉप देने के ऐलान के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। बता दें कि भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में यहाँ 5 फरवरी को स्कूटी देने के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद 15 फरवरी से पहले छात्र छात्राओं को लैपटॉप की राशि भी दी जाएगी। दरअसल डॉक्टर मोहन यादव ने जापान यात्रा से लौटने के बाद इस योजना को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को साफ कर दिया है। सीएम ने कहा कि हम लगातार सभी वर्गों के लिए सभी योजनाओं पर काम कर रहे हैं और हमने हमारी सरकार की किसी योजना के मूल स्वरूप को न तो बदलने दिया है और न ही उस संबंध में कोई ढील दी है। बता दें कि 2023-24 शैक्षणिक सत्र के टॉपर पिछले 1 साल से इस योजना का इंतजार कर रहे थे। सीएम की योजना को हरी झंडी देते ही स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। 2023-24 शैक्षणिक सत्र में 12वीं में टॉप करने वाले 7,900 छात्रों को स्कूटी मिलेगी। वहीं 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले 90,000 छात्रों को लैपटॉप की राशि दी जाएगी। वहीं दोनों योजनाओं पर सरकार 250 करोड़ रुपए खर्चा करने वाली है। गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की चल रही है तैयारी। सीएम ने मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, 45 दिन में रिपोर्ट मांगी। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो सकता है।
भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री ने मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कमेटी में 4 सदस्य होंगे और कमेटी 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर यूसीसी लागू करने का फैसला लिया जाएगा। एक अधिकारी के मुताबिक समिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुस्लिम समुदाय और दूसरे धार्मिक नेताओं से भी मुलाकात करेगी। वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि यूसीसी लागू होने पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां 27 जनवरी को यूसीसी लागू कर दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल और नियम लॉन्च किया था। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में मराठी अनिवार्य, नोटिस और निर्देश भी इसी भाषा में होंगे। उल्लंघन करने वालों पर होगा एक्शन। महाराष्ट्र सरकार ने गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसों में हर तरह के संवाद के लिए मराठी को अनिवार्य कर दिया है। आदेश के मुताबिक सभी नगरीय निकायों, सरकारी निगमों और सहायता प्राप्त संस्थानों में भी मराठी का इस्तेमाल जरूरी होगा। ये नियम पूरे राज्य में निर्देश बोर्ड और डॉक्यूमेंटेशन पर भी लागू किया गया है। वहीं राज्य के योजना विभाग ने 3 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सरकार की मराठी भाषा नीति को पिछले साल मंजूरी मिली थी और इस नीति का उद्देश्य भाषा का संरक्षण, प्रचार और विकास करना है ताकि मराठी का उपयोग सरकारी कामकाज में बढ़ाया जा सके। सेंसेक्स 1397 अंक चढ़कर 78,583 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी भी 378 अंक चढ़ा। ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। सेंसेक्स 4 फरवरी को 1397 अंक की तेजी के साथ 78,583 के स्तर पर कारोबार बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 378 अंक की तेजी रही और ये 23,739 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट रही। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में 39 में तेजी और 11 में गिरावट रही। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.70% की तेजी रही। गोल्ड का दाम लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई 10 ग्राम 83,010 रुपए पर पहुंचा। नए साल में 6,848 रुपए चढ़े दाम। चांदी 480 रुपए महंगी हुई। सोने का दाम लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 306 रुपए बढ़कर 83,010 रुपए पर पहुंच गया और इससे पहले 3 फरवरी को सोना 82,704 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर था। वहीं चांदी के दाम में भी मंगलवार को तेजी रही और ये 480 रुपए महंगी होकर 93,793 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 93,313 रुपए प्रति किलो पर पहुंची थी। आपको बता दें कि चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। ओला अपने AI वेंचर कृत्रिम में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने की अनाउंसमेंट। AI लैब भी की अनवील। बता दें कि ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने 4 फरवरी को अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेंचर कृत्रिम में 2000 करोड़ रुपए के निवेश की अनाउंसमेंट की है। इसके साथ ही उन्होंने अगले साल तक 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की कमिटमेंट की भी बात कही है, क्योंकि AI की दौड़ तेज हो गई है। बता दें कि भाविश अग्रवाल ने कृत्रिम AI लैब की भी घोषणा की है, जो कि एक लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब है। उन्होंने कृत्रिम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कृत्रिम 2 के अगले वर्जन को भी अनवील किया है। इसके साथ ही AI मॉडल की एक सीरीज भी पेश की, जिसमें विजन लैंग्वेज मॉडल, स्पीच लैंग्वेज मॉडल और टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन मॉडल शामिल हैं। करनाल में ईडी ने कुर्क की 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, फर्जी दस्तावेज बनाकर लिया लोन। गुरुग्राम के 2 फ्लैट कब्जे में लिए, बैंक से धोखाधड़ी। बता दें कि हरियाणा के करनाल में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक धोखाधड़ी से जुड़े हुए एक मामले में 50 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है। मामला श्रीहर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जिसने फर्जीवाड़ा कर पंजाब नेशनल बैंक को 121.75 करोड़ रुपए की चपत लगाई थी। वहीं ईडी ने राजेश कुमार, चिराग गुप्ता, गौतम गुप्ता, अशोक कुमार और अमित कुमार गुप्ता की चल अचल संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अटैच कर लिया है। इसमें करनाल और गुरुग्राम में घर, फैक्ट्री, जमीन, मशीनरी और बैंक में जमा रकम भी शामिल है। हरियाणा सीएम ने पीएम मोदी को बताया स्पाइडरमैन। बोले, देश हरियाणा में विकास का जाल बिछाया। विपक्ष ने मोटा चश्मा पहना हुआ है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्टून कैरेक्टर स्पाइडरमैन की संज्ञा दे डाली। दरअसल सीएम सैनी इस दौरान केंद्रीय बजट और रेल बजट को लेकर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पाइडरमैन हैं। उन्होंने देश व हरियाणा में विकास का जाल बिछाने का काम किया है। पीएम का एक ही लक्ष्य है, वह लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। बता दें कि सीएम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बजट में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है और पिछले 10 सालों से देश के हर वर्ग का विकास हो रहा है। सीएम सैनी ने केंद्रीय बजट को सबके विकास का बजट बताया और विपक्ष को ये नहीं दिखेगा क्योंकि उसने मोटा चश्मा पहना हुआ है। कूनो में चीता वीरा ने 2 शावकों को जन्म दिया। देश में जन्मे चीते मौजूदा अफ्रीकी चीतों से हैं ज्यादा। 14 शावक, 12 युवा समेत 26 हुए। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में मंगलवार को 2 नए चीते शावकों का किलकारियां गूंजी हैं। मादा चीता वीरा ने 2 नन्हे शावकों को जन्म दिया। इस तरह से कूनो में अब 14 शावकों और 12 वयस्क चीतों के साथ कुल संख्या 26 हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चीतों की धरती में 2 नए चीतों के आगमन पर खुशी जताते हुए अधिकारियों, चिकित्सकों और फील्ड स्टाफ को इन पर नजर रखने को कहा है। पंजाब डीजीपी बोले, आईएसआई बिगाड़ रही है राज्य का माहौल। 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। 2300 सीसीटीवी लगेंगे। लुधियाना में हाईटेक जेल, सीएम संग मीटिंग हुई। बता दें कि दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में सभी जिलों के एसएसपी के साथ 2 घंटे बैठक कर पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर रणनीति बनाई। बैठक में नशा तस्करी समेत छोटे मोटे अपराधों से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई। 10,000 कर्मचारियों की भर्ती और कैमरे लगाने के प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। वहीं सीएम ने एसएसपी को साफ निर्देश दिया है कि वे ज्यादा से ज्यादा फील्ड में जाएं, थानों की जांच करें, इसके साथ ही लोगों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश करें। बैठक में डीजीपी गौरव यादव के साथ चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। पंजाब के पुलिस थानों पर हुए हमलों के बारे में पूछे जाने पर डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि रात के अंधेरे में कुछ फेंकना कायरता का काम है। अगर किसी में हिम्मत है तो आगे आए, सामने आकर फेंके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। उसकी एजेंसी को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान से 400 हिंदुओं की अस्थियां भारत पहुंची। 8 वर्षों से शमशान में मोक्ष प्राप्ति के इंतजार में थी। महाकुंभ योग में मिला वीजा। बता दें कि पाकिस्तान में कराची के पुराने गोलीमार क्षेत्र में हिंदू शमशान घाट में वर्षों से अस्थियां कलशों में रखी गई। 400 हिंदू मृतकों की अस्थियां सोमवार को अमृतसर के वाघा टारी बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची हैं। ये अस्थियां तकरीबन 8 साल से शमशान में रखी गई थी। वहीं परिजन को इन्हें गंगा में प्रवाहित करने का इंतजार था। महाकुंभ योग में भारत का वीजा मिलने के बाद 2 फरवरी को कराची के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर से विशेष प्रार्थना सभा हुई और इसके बाद परिजन ने अस्थियों को अंतिम विदाई दी ताकि मोक्ष के लिए उन्हें गंगा में विसर्जित किया जा सके। इससे पहले बुधवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुराने कराची के गोलीमार शमशान घाट पर पहुंचे थे, जहां अस्थि कलशों के लिए विशेष प्रार्थना की गई। जिन परिवारों को अपने प्रियजनों की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित करनी थी, वे शमशान घाट पहुंचे क्योंकि भारत में अस्थि विसर्जन के लिए शमशान घाट की पर्ची और मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य था। यूपी में 2 मालगाड़ियां टकराई, दोनों लोको पायलट गंभीर। रेल सिग्नल पर एक ट्रेन खड़ी थी तो पीछे से दूसरी ने टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 2 मालगाड़ियों में भिड़ंत हो गई और एक मालगाड़ी ट्रैक पर खड़ी थी, तभी पीछे से आई दूसरी मालगाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि आगे खड़ी मालगाड़ी का इंजन और गार्ड का डब्बा ट्रैक से नीचे जा गिरा और हादसे में दोनों ट्रेनों के लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मंगलवार सुबह डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर हुई है और इस पर सिर्फ मालगाड़ियां ही चलती हैं। ऐसे में यात्री ट्रेनों पर घटना का असर नहीं हुआ है। रेलवे के सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे हैं। रांची में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एफआईआर, राष्ट्रपति को बेचारी कहा था। रांची के SC/ST थाने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर नामकुम में रहने वाली अंजलि लकड़ा ने दर्ज करवाई है। दरअसल 18वीं लोकसभा के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में 59 मिनट का अभिभाषण दिया था और उनके इस अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर विवाद हो गया। सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू के लिए बेचारी शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं राहुल गांधी ने भाषण को बोरिंग बताया था। भाजपा ने इसे आदिवासी समाज का अपमान बताया और माफी की मांग की है। अब यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वहीं राष्ट्रपति पर की गई इस तरह की टिप्पणी को लेकर रांची में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने 74,427 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। टैक्स नहीं बढ़ाए गए। बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा 74,427 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और इसमें टैक्स भी नहीं बढ़ाया गया है। ये बजट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए है और इस साल बीएमसी में चुनाव हो सकते हैं जो कि 3 से पेंडिंग है। दिल्ली चुनाव को लेकर अपडेट्स। केजरीवाल ने चुनाव आयोग पहुंचकर अपनी मांगे रखी। बोले भाजपा और दिल्ली पुलिस जगह जगह गुंडागर्दी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार शाम को चुनाव आयोग पहुंचे। उन्होंने आयोग के साथ मीटिंग की और अपनी मांगों को रखा। इस दौरान उनके साथ सीएम आतिशी और राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने कुछ मुद्दे उठाए हैं जिसकी वजह से कुछ जगह पर हिंसा हुई है और हमने बताया है कि भाजपा और दिल्ली पुलिस जगह जगह पर गुंडागर्दी कर रही है। चुनाव आयोग ने इस पर सख्त एक्शन लेने और निष्पक्ष चुनाव करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बताया कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के साथ दमन और हिंसा हो सकती है और आज रात लोगों की उंगलियों पर जबरन स्याही लगवाई जाएगी और उन्हें मतदान न करने के लिए धमकाया जाएगा। योगी और भूटान नरेश ने संगम में डुबकी लगाई। गंगा पूजन के बाद अक्षय वट का दर्शन किया। अब तक 37 करोड़ ने स्नान किया। सीएम योगी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने संगम में डुबकी लगाई, गंगा पूजन और आरती की। इसके बाद अक्षयवट धाम और लेटे हनुमान में दर्शन पूजन किया। सीएम योगी भूटान नरेश के साथ लखनऊ से विमान से बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से महाकुंभ आए। अरैल घाट से बोट में सवार होकर संगम गए और स्नान किया और इस दौरान भूटान नरेश ने योगी के साथ पक्षियों को दाना खिलाया और फोटो भी खिंचवाई। योगी के दौरे को देखते हुए लेटे हनुमान मंदिर और अक्षयवट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। वहीं शाम 4 बजे इसको खोला गया। 5 फरवरी को पीएम मोदी भी महाकुंभ आ रहे हैं। ऐसे में योगी हेलीपैड से लेकर अरैल घाट और संगम नोच तक की व्यवस्था को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए पर सुनवाई से इनकार किया। कहा इसके लिए हम पहले उदाहरण नहीं हो सकते। दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए प्रावधानों में संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई करने को कहा है। बेंच ने कहा है कि सुनवाई के लिए हम पहले कोर्ट उदाहरण नहीं हो सकते। कई परेशानियां सामने आती हैं। कभी कभी मुद्दे याचिकाकर्ता द्वारा छोड़े जाते हैं, कभी कभी संघ द्वारा छोड़े जाते हैं, फिर हमें बड़ी बेंच में रेफर करना पड़ता है। पहले हाई कोर्ट इस पर निर्णय ले। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2019 को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए में 2019 के संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। पीठ ने कहा था कि देश के दूसरे हाई कोर्ट भी यूएपीए संशोधनों के खिलाफ नई याचिकाओं की जांच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 63 विदेशी अब तक डिटेंशन सेंटर में क्यों हैं? क्या असम सरकार किसी मुहूर्त के इंतजार में है? 14 दिन में वापस भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेंशन सेंटर से जुड़े हुए मामले की सुनवाई की। इस दौरान 63 विदेशी घोषित लोगों को उनके देश भेजने की जगह डिटेंशन सेंटर्स में रखने के लिए फटकार लगाई। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया ने असम सरकार से पूछा कि क्या आप इसके लिए किसी मुहूर्त के इंतजार कर रहे हैं? असम सरकार ने कोर्ट में दावा किया कि इन लोगों का निर्वासन संभव नहीं था क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि वे किस देश के रहने वाले हैं। बेंच ने 14 दिन में इन लोगों को वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर मौन की मांग की। बोले डिजिटल कुंभ कराने वाले मौत के आंकड़े नहीं बता रहे हैं। हेमा मालिनी बोली बड़ी घटना नहीं थी। बता दें कि संसद के बजट सत्र का 4 फरवरी को चौथा दिन था और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने चर्चा की शुरुआत की। अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर 2 मिनट मौन की मांग की। स्पीकर ने इसे इनकार कर दिया। अगर सत्ता पक्ष के मन में अपराध बोध नहीं है तो आंकड़े छिपाए क्यों जा रहे हैं? डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों की मौत के डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। खोया पाया केंद्र ही नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि महाकुंभ में लोगों के चप्पलें, जूते और कपड़े बिखरे थे। यूपी के सीएम ने दुख प्रकट नहीं किया। जब सब जगह मौत की बात आ गई तो उन्होंने 17 घंटे बाद इसे बताया। पहले अखाड़ों का स्नान रद्द किया और जब पूरे देश में ये बात उठी तो फिर स्नान कराया। चीन ने अमेरिका पर 15% टैरिफ लगाया। इसमें कोयला, एलएनजी शामिल। ट्रंप ने ड्रैगन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अमेरिका के चीन पर 10% टैरिफ लगाने के फैसले का जवाब बीजिंग ने भी टैरिफ लगाकर दिया है। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अमेरिका से आने वाले कोयला, एलएनजी पर 15% और कच्चे तेल
कृषि मशीनरी पर बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इससे पहले ट्रंप ने 1 फरवरी को चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाने के फैसले पर साइन किए थे। ये फैसला लागू हो रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ को लेकर चीन ने अमेरिका को WTO में घसीटा है और दोनों देशों के बीच इस टैरिफ वॉर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों और चीनी मुद्रा युआन में गिरावट आई है। अमेरिकी और यूरोपीय स्टॉक फ्यूचर्स भी नीचे आ गए। दक्षिण अफ्रीका में हिंदू छात्र का कलावा काटने पर हो गया विवाद, शिक्षक पर कार्रवाई की मांग, हिंदू संगठन ने अधिकारियों से की शिकायत। दक्षिण अफ्रीका के एक स्कूल में शिक्षक ने एक हिंदू छात्र के हाथ से धार्मिक धागा कलावा काट दिया और हिंदू समुदाय ने इसे असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना पिछले हफ्ते क्वाजुलु नताल राज्य के ड्रेकेंसबर्ग सेकेंडरी स्कूल में हुई है। दक्षिण अफ्रीकी हिंदू महासभा SAHMS ने इस मामले को शिक्षा अधिकारियों के सामने उठाया है। उनका कहना है कि छात्रों को स्कूल में सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक पहनने की इजाजत नहीं दी जाती है। उम्र घटाने का दावा करने वाला अरबपति पॉडकास्ट छोड़कर भागा, कहा भारत की हवा बेहद खराब, 10 मिनट में ही हालत खराब हुई। अमेरिकी अरबपति ब्रायन जॉनसन ने खराब एयर क्वालिटी होने की वजह से निखिल कामत का पॉडकास्ट बीच में ही छोड़ दिया। इसका खुलासा उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर किया है। 47 साल के ब्रायन जॉनसन अपनी बायोलॉजिकल उम्र घटाने की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। ब्रायन ने कहा कि पॉडकास्ट के दौरान उन्हें गले और आंखों में जलन महसूस हुई। इसके साथ ही उनके त्वचा पर दाने भी निकल आए और इस वजह से उन्होंने पॉडकास्ट को बीच में ही उन्हें छोड़ना सही समझा, इसलिए यह पॉडकास्ट सिर्फ 10 मिनट ही चल पाया। आज का सुविचार, किसी को अवगुण बताने से पहले अपने अंदर झांक लीजिए। आप जिस अवगुण को दूसरों को बताने जा रहे हैं, कहीं वो आप में तो नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।